हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉ। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो कानून है वो, यानी कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब होते हैं, जो कानून्स होते हैं वो किस तरीके, मतलब वो होते क्या हैं, हम इसको इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक से डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो कानून है वो सभी के ऊपर अप्लाई होता है। हम एक कंट्री में क्या हर एक पर्सन के ऊपर लॉ अप्लाई होता है, यानी कि टू ऑल। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो रूल्स, यानी कि रूल्स ऑफ लॉ है वो क्या है, ऑफ लॉ। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो रूल्स है, यानी कि जो हाउ रूल्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश, यानी कि किस तरीके से रूल को स्थापित किया जाता है हमारे देश में। फिर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो न्यू लॉ है वो कैसे काम आता है। जो न्यू लॉ होता है, जब न्यू लॉ है वो कैसे कानून बन के आता है। फिर हमारा जो आज लास्ट टॉपिक होगा वो कानून जिसको पॉपुलरिटी या जिसका कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या रहता है, अनपॉपुलर, और उसकी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं, जिसकी यानी कि आलोचना की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स के हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे किसको, तो अपने कानून को। तो हमारा जो पहला हेडिंग है, यानी कि हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो यही है कि क्या जो कानून है वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्सेस में एक स्टोरी दिया है कि एक लाइन्स दी गई कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बेटे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है, और उस गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा अपने बेटे को क्या है, तो जेल से छुड़ाने की उसकी मदद की जाती है। तो क्या ये कानूनी तौर पर सही है या गलत है, तो हम यही समझेंगे कि क्या जो कानून है वो सब पे लागू होता है या नहीं। तो हम अगर अपनी कंट्री की बात करें, अगर हम यदि इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या है, अगर सबको इक्वल माना जाता है किसके, तो बिफोर लॉ, यानी कि हम अगर अपने देश में बात करें तो कानून के समक्ष क्या है, सबको समान माना जाता है। इसलिए हर एक पर्सन पे क्या है, तो कानून अप्लाई होता है। फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या कोई एक आम पीपल, यानी कि कोई भी एक जनरल पीपल क्यों ना हो, तो कानून के समक्ष क्या है, सबको इक्वल माना जाता है। तो इसीलिए हमारे देश में जो भी कानून है वो क्या है, सब पे अप्लाई होगा। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारी कंट्री में एक लॉ है कि अगर कोई बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स ड्राइव करता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स है वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी अगर टू व्हीलर बिना हेलमेट के ड्राइव करता है और तो भी उसे क्या है, तो फाइन देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, तो क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, सभी कोई भी पर्सन क्यों ना, वो सारे क्या है, इक्वल है किसके, कानून के सामने, यानी कि कानून के समक्ष सबको क्या माना जाता है, तो बराबर माना जाता है। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में ये डिसाइड किया गया है कि कानून के सामने हर एक पर्सन को क्या माना जाएगा, तो इक्वल माना जाएगा। तो कोई भी
यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम जो ये बात कही गई थी कि जो कानून के सामने क्या है, सबको एक समान माना जाएगा। उसमें जो कानून है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, रिलीजियस के आधार पर, जनरल के आधार पर, यानी सॉरी जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, या कोई भी उस व्यक्ति का पोस्ट क्यों ना हो उसके आधार पे क्या है कि कानून उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सबके साथ क्या रहेगा, कानून इक्वल रहेगा। यदि कि पर्सन एक्स, मान लीजिए कि ये पर्सन एक्स है और इसने मर्डर कर दिया और ये एक क्या था, हाई प्रोफाइल पर्सन था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सजा नहीं दी जाएगी। इसको भी वही सजा दी जाएगी जो कि एक क्रिमिनल को दी जाती है क्राइम करने के बाद। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश में क्या है, सबके लिए कानून समान माना जाता है। अगर कुछ उदाहरण देखें, जैसे कि संजय दत्त हो गया, शाहरुख खान, वो सॉरी सलमान खान हो गया, और रिसेंटली जो न्यूज में था कि शाहरुख खान के बेटे को जेल जाना पड़ा, तो ये सारे इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिली क्योंकि अगर उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं वो रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉस के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ गलत काम किया। तो यहाँ पे ये बस समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कानून है, यानी कि जब हम अपनी कंट्री में लॉस की बात करते हैं तो वो हर एक पर्सन के लिए क्या है, तो इक्वल है। वो चाहे वीआईपी पर्सन हो, वीवीआईपी पर्सन हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जनरल पीपल हो, या किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस, या किसी भी जेंडर, यानी कि जेंडर कोई भी, उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा कानून नहीं करता। तो इसीलिए जो हमारा कानून है, यानी कि हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में क्या है, कानून सबके लिए एक समान है। अब अगर हम बात करें किसकी, हमारा जो इसमें एक टॉपिक है रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि जो नियम है, यानी कि लॉ, कानून के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर हम रूल्स ऑफ लॉ की बात करें, इसका मतलब होता है, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें रूल्स ऑफ लॉ की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो कानून है, यानी कि जो कानून है वो अप्लाई होता है किस पे, सभी पर, वो भी इक्वली, सब पे क्या अप्लाई होता है, तो इक्वली अप्लाई होता है कंट्री के सिटीजन पे, यानी कि ऑल सिटीजन पे। तो इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ लॉ। यानी कि जब किसी भी कंट्री में हर एक, मतलब कोई भी सिटीजन, यानी कि सभी सिटीजन पर जो कानून अप्लाई हो रहा है वो सब पे जब इक्वली अप्लाई होता है तो हम उसे कहते हैं रूल्स ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जो कि हमारा क्या है, रॉलेट एक्ट और जो जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब हमारी कंट्री क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनियल थी, यानी कि जब हमारा देश क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम में था, तो किस तरीके से कानून में एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था। जैसे ही हमारी कंट्री में रॉलेट एक्ट आता है, यानी कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि किसी भी पर्सन को बिना इंफॉर्मेशन दिए कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी और बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए क्या है, काफी मूवमेंट किया। तो जो रॉलेट एक्ट था वो 10 मार्च 1919 में आया था। और तो पंजाब में क्या है, पंजाब के में दो जो फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि डॉक्टर सत्यपाल एंड जो डॉक्टर सैफुद्दीन केतवाल थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो इन्हीं दोनों, जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया तो इन्हीं दोनों उनको छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग एक जगह है जो कि पंजाब में है, तो वहां पर कुछ लोग आकर के अपनी सभा बुलाते हैं और उसमें मीटिंग करते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन केतवाल को छुड़ाया जाए। तो उसी टाइम 13 अप्रैल को, यानी कि ये घटना 13 अप्रैल की थी, 13 अप्रैल को जनरल डायर ने आकर के जो जलियांवाला बाग था उसका जो अंदर जाने का रास्ता था उसको बंद करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की क्या हो गई थी, तो हत्या हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग
आप घायल हो गए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर तरीके के वहां पे लोग शामिल थे और उस पे इतने क्रूरता पूर्वक से उस वहां पे ये घटना हमें देखने को मिले थे। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही जनरल डायर के द्वारा ये जो घटना कर यानी कि जो अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी एक इनोसेंट पर्सन्स के ऊपर, तो कुछ दिनों बाद वहीं पे एक पुलिस थाना था तो उसे अमृतसर में क्या है तो जला दिया गया था। तो जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ है, तो पंजाब में अमृतसर में एक जगह है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, ये जो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें जनरल डायर के द्वारा इनोसेंट पर्सन पे जो अंधाधुंध गोलियां चलवा देने के बाद भी क्या है कि उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, यदि कोई भी पर्सन इस तरीके इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो उसे हम कानून के थ्रू क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, कानून के समक्ष सबको क्या माना जाता है, तो इक्वल माना जाता है। यहाँ पे ये जो छोटी सी स्टोरी दी गई थी वो यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हमारा देश गुलाम था तो किस तरीके से कानून में एक तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। किसमें? तो ब्रिटिश ऑफिसरों में, ब्रिटिश पीपल के साथ और इंडियन पीपल में, इंडियन पीपल में। तो ये सारी कहाँ है, हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जबकि आज के टाइम पे हमें ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे उसमें क्या है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक पर्सन क्या है तो इक्वल है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या, हाउ टू इस्टेब्लिश अ लॉ इन इंडिया। यानी कि यदि हम बात करें कि हमारे देश में क्या है कि जो कानून है, यानी कि हम बात करें जब लॉ ऑफ रूल्स ऑफ यानी कि रूल्स ऑफ लॉ हमारे देश में इंडिया में कैसे स्थापित हुए, यानी कि इस्टेब्लिश इंडिया में किस तरीके से हुए। तो कुछ इतिहासकार का ये मानना है, यानी कि कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो हम जिस कानून की बात करते हैं, यानी कि जो कानून यानी कि जो शासन की हम बात करते हैं, रूल्स ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो किसके द्वारा बनना स्थापित किया गया, तो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा यानी कि उपनिवेशवादी के द्वारा क्या है तो इसे स्थापित किया गया है। ऐसा कुछ हिस्टोरियन अपना ये बात मानते हैं कि हम जो भी आज जो हम कानून देख रहे हैं वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो उपनिवेशवादियों के द्वारा स्थापित किया गया है। तो जो उपनिवेशवादी को जो कानून मनमाना तानाशाही था, यानी कि जब हम बात करें कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल था, यानी कि जब हमारी कंट्री क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनियल थी, तो उस टाइम पे क्या थे, तो जो ब्रिटिश लॉ जो कोई भी कानून जो पास करते थे, यानी कि वो कोई भी जो लॉ लाते थे वो क्या करते थे, मनमाने ढंग से, यानी कि मनमानी ढंग से वो सब पे अब लागू करते थे। जैसे कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो अभी हमने जलियांवाला जो बाग इंसिडेंट है उसको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। तो वो इसी चीज को यहाँ पे समझा रहा है कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो भी कानून जो बनाते थे या जो भी रूल्स वो बनाते थे हमारी कंट्री में जो इम्प्लीमेंट करने का काम करते थे, वो क्या करते थे, तो जोर जबरदस्ती यानी कि तानाशाही के रूप में वो काम करते थे। तो ब्रिटिश भारत में क्या है, कानूनी क्षेत्र के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रमुख भूमिका निभाई। कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे क्या है कि हम जो भी लॉज की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। क्योंकि सबसे पहले जो लॉ जैसी जो जब हम लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ब्रिटिश के द्वारा ही करवाया गया। तो जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने इस लॉ को क्या किया, तो अपने अकॉर्डिंग क्या है तो चेंज कर दिया, जिसको हमने क्या रखा कि हर एक पब्लिक के लिए कानून क्या रहेगा, तो समान रहेगा। कानून किसी के आधार पे भी पक्षपात नहीं कर सकता है। तो जैसे कि फिर हम बात करें कि जो राष्ट्रवादी कानून के विचार को उन नियमों समूह में बदलना चाहते थे जिनका पालन करने के लिए उन्हें बाध्य था।
न्याय के विचार की सहमति में। जैसे फिर हम बात करें कि 19वीं शताब्दी, जब हम बात करते हैं किसकी, 19th सेंचुरी की, किसकी बात करते हैं, तो 19th सेंचुरी के जो लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में क्या है, तो भारतीय जो इंडियन लॉ है तो उसको क्या है, तो पेश किया गया और भारतीयों के कानून के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है, कानून का इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर इसी तरीके से कानून यानी कि जब हम बात करें तो हमारे देश में क्या है, एक लॉ की स्थापना हुई। अगर हम अब आगे अगर हम अपने इसी को अगर हम आगे ही समझने की कोशिश करें तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया गया है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे कंट्री के लिए, जो कानून बनाएंगे वो क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब जो भी कानून बनाएंगे तो उसमें क्या है, एक जो लॉ होगा वो सबके लिए क्या होगा, तो इक्वल होगा। जैसे कि हम बात करें न्यू लॉ हैव बीन एंगेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक नया कानून बनाया गया है कि हर एक पर्सन को क्या है, एम्प्लॉय प्रोवाइड कराया जाएगा और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो आज के टाइम पे क्या हमारी करंट गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पॉल्यूशन से मतलब पॉल्यूशन को क्या करना है, तो कंट्रोल करना है। तो इसी तरीके से जैसे ही हमारा कंट्री आज़ाद हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का लिखा गया तो उसमें ये कहा गया है कि कानून के सामने यानी कि लॉ ऑफ बिफोर क्या रहेगा, हर एक पर्सन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा और वो लॉ जो होगा किसी भी पर्सन से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बी नीड मतलब हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, यानी कि कोई भी जो नया कानून आता है देश में या कोई भी जो नया कानून लागू होता है वो कैसे होता है। तो इसमें सबसे कानून बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है हमारा पार्लियामेंट। क्या करता है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर होते हैं वे सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, किससे? बाय द पीपल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सारे किसके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, तो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। तो इसलिए वो जो भी नया कानून बनाते हैं तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में रह करके बनाते हैं। तो जैसे हम बात करें जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो स्टेप होते हैं, जैसे कि हम बात करें डिफरेंट ग्रुप हो गए, डिफरेंट पर्टिकुलर लॉ हो गए, इन सब की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जिसके लिए क्या है, जब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में जो कानून बनाए जाते हैं वो, तो उससे पहले क्या होता है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी पीपल्स होते हैं यानी कि जो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सेंसिटिव इशू है यानी कि पीपल की जो भी बेसिक प्रॉब्लम है और उसको उस प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के इशू को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कानून यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि 2005 में एक ह्यूमंस के लिए एक लॉ पास होता है डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से, जो कि इस कानून के तहत ये बताया गया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसे हम क्या कह सकते, जैसे कि अगर किसी भी घर के अंदर किसी भी ह्यूमन के साथ इकोनॉमिक एब्यूज होता है, सेक्सुअल होता है, या हम बात करें इंक्लूड वेरेबल यानी कि जो शब्द की यानी कि हम बात करें तो मौखिक रूप से उनकी भावनाओं को जब हम चोट पहुंचाते हैं, तो इन सब के थ्रू क्या है, तो इन सब को किस में कर दिया गया, तो एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर रख दिया गया। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, किसी भी घर के अंदर यानी कि किसी भी ह्यूमन पे एक मेल पुरुष के द्वारा बॉडी पर इंजरी यानी कि मारपीट के द्वारा अगर इंजरी आती है, ठीक है, इंजरी आने के बाद क्या है, या तो फिजिकली उन्हें क्या किया जाता है, पीटा जाता है, इमोशनली एब्यूज़ किया जाता है यानी कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, महिलाओं के लिए एब्यूज़ वर्ड यूज़ किया जाता है,
तो ये सारे किस में आ गए, तो ये सारे को इंक्लूड कर दिया किस में, तो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख के रख दिया है कि आप एक डोमेस्टिक वायलेंस क्या किसे सकते हैं। यहाँ पे जो डिफिनेशन बताते हुए ये कहा है कि यदि किसी भी घर के अंदर यानी कि होम के अंदर एक मेल कम्युनिटी यानी कि एक मेल पर्सन किसी भी ह्यूमन पे यानी कि उस घर में रह रही ह्यूमन जो है अगर उस पर वो क्या करता है, या तो फिजिकली मारपीट करता है या अब्यूज वर्ड यूज करता है या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या बात करें कि आर्थिक रूप से उन्हें परेशान करता है, तो ये सारे किस में आएंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएंगे। और उन्हें इस पनिशमेंट के थ्रू उन्हें क्या है, तो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स बैठे रहते हैं तो वो किस तरीके से क्या है, पहले प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, इस मतलब पहले प्रॉब्लम को सेंसिटिव तरीके से देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और इसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉ बनाना बेटर रहेगा। तो उसके बाद हमारा पार्लियामेंट क्या है, तो फिर एक न्यू लॉ को बनाता है। अगर हम फिर उसमें आगे देखें तो जो जैसे ही हमें न्यू लॉ की जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट फिर क्या करता है, एक न्यू लॉ को पास करता है। तो पार्लियामेंट एक न्यू लॉ को बना करके वो क्या करता है, तो पास करता है। तो ये जो न्यू लॉ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो ये देखेंगे कि आज के टाइम पे किस इशू पर न्यू लॉ की जरूरत है। तो जैसे ही देखेंगे कि जैसे कि जब बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा इशू है जिसपे एक न्यू लॉ को लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो लोकसभा वो क्या करेगा, सबसे पहले एक बिल रखेगा, बिल पेश करेगा पार्लियामेंट में, जो कि किस पे होगा, एक डोमेस्टिक वायलेंस के इशू के ऊपर होगा। फिर इस पर डिबेट और डिस्कशन होगा। क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन होगा। जब डिबेट और डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद इसे पहले लोकसभा में पास किया जाएगा। कितना, तो 51% से ज़्यादा वोट से। जैसे ही लोकसभा में पास होगा तो इसे दोबारा फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा पास करने के लिए। तो राज्यसभा में फिर इस लॉ को क्या किया जाएगा, एक बार इसकी दोबारा से इंक्वायरी की जाएगी कि इस लॉ में क्या कमी है और क्या चेंजेस करना है। जब राज्यसभा में भी इस लॉ को 51% या 51% से ज़्यादा वोट से पास कर दिया जाता है तब इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट इस बिल पर साइन कर देता है कि या किसी भी बिल पे साइन कर देता है तो वो हमारा एक्ट बन जाता है। और जैसे ही हमारा कोई लॉ यानी कि जैसे ही हमारा कोई बिल एक्ट बनता है तो वो हमारा बन जाता है लॉ, और वो पूरे कंट्री पे क्या होता है, इम्प्लीमेंट, और हर एक पर्सन पे क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, दो महिलाएं हैं, दोनों क्या हैं, तो जो ह्यूमन वायलेंस के अगेंस्ट में एक ग्रुप है तो उनके लिए दोनों मेंबर्स हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये कानून बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहीं पे सेकंड जो ह्यूमन होते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो कि घर में वायलेंस का सामना करती हैं, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी है जो आए दिन घर में जो वायलेंस होता है उसका सामना करते हैं और आज वो अपना घर छोड़ चुके हैं। और हर एक जो जितनी भी जो महिला हैं जो वायलेंस का सामना करते हैं, हर एक उसके लिए क्या है, तो ये कानून बेनिफिशियल है। तो जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आखिर जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में वो क्या है और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। और उसके लिए फिर हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, तो एक कानून, नया कानून बनाती है या पुराने कानून में कुछ बदलाव करती है। जब हम बात करते हैं कि जब जो पार्लियामेंट है वो जब किसी पुराने कानून में बदलाव करते हैं यानी कि ओल्ड जो कानून है उसमें बदलाव करते हैं तो हम उसे अमेंडमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अमेंडमेंट। कि सरकार ने इस लॉ में बदलाव किए तो उसे हम अमेंडमेंट कह देते हैं। जैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा जो न्यू कानून लाया जाता है तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है, एक नया कानून बन जाता है। तो अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो ठीक होते हैं बट
पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, इस जिसके लिए गवर्नमेंट को वो कानून क्या करना पड़ता है, तो पीछे लेना पड़ता है। जैसे कि समटाइम हम कैसे बात करें कि जो अनपॉपुलर और जो हमारे कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें वो लीगल तो होते हैं, बट उसे पब्लिक क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक को उसमें जो पब्लिक होते हैं उन पे क्या रहता है, अनफेयर और हार्मफुल फील करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रिसेंटली जो फार्म बिल आया था, यानी कि किसान बिल जो आया था, उसमें वो जितने भी फार्मर थे उन्होंने जम के प्रोटेस्ट किया और लास्ट में गवर्नमेंट को अपने इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, ये एक लाइफ एग्जाम्पल है कि जो कानून पब्लिक को पसंद नहीं आती है, यानी कि पब्लिक उस कानून में क्या करते हैं, अपने आप को एक हार्मफुल फील करते या अनसिक्योर फील करते, तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक क्या करती है, तो प्रोटेस्ट करने लगती है। तो जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या है, ये फील करने लगते हैं कि ये कानून गलत है और गलत तरीके से पार्लियामेंट में पास किया गया है, तो पार्लियामेंट इसे चेंज कर सकता है और चेंज कर देता है पब्लिक के प्रेशर में आकर के। तो ऐसे जो भी कानून होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनपॉपुलर और अनकंट्रोवर्शियल लॉ कहते हैं। और जैसे कि जब हम बात करें कि जो पीपल्स हैं, यानी कि किसी भी सिटीजन के जो पीपल हैं वो पब्लिक मीटिंग करते हैं, और किसके द्वारा, तो जो भी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स के द्वारा जब अपनी मीटिंग करके उसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि इस कानून में ये कमियां हैं, जिसमें वो अपनी जब उसमें सिर्फ जो डिफॉल्ट्स होते हैं उस कानून के लॉज के अंदर, तो पब्लिक उसे क्या करती है, एक सब यानी कि एक प्रोटेस्ट करके उस कानून को बदल सकती है। जैसे कि हम बात करें कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल बीइंग फील टू रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड देन द पार्लियामेंट हैज प्रेशर टू चेंज अ लॉ। जैसे ही लोगों के द्वारा ये, जैसे कि हम बात करें जो हमारा न्यू फार्म बिल आया था जो किसानों के लिए था, उसमें किसान लोगों को ये लग रहा था कि ये बिल उनके लिए क्या है, एक हार्मफुल है। तो लार्ज नंबर ऑफ जो फार्मर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किया है, प्रोटेस्ट किया गया। तो जैसे ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी दिनों तक जब ये प्रोटेस्ट चलने लगा, तो गवर्नमेंट को प्रेशर में आते हुए इस बिल को क्या करना पड़ा, तो चेंज करना पड़ा। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी पीपल को क्या है, ऐसे बहुत से लॉज हैं जो पीपल को पसंद नहीं आए और पब्लिक ने इसके अगेंस्ट में क्या किया, प्रोटेस्ट किया और उस बिल को वापस लेना पड़ा और उस लॉ को चेंज करना पड़ा। जैसे ही हम बात करें कि जब हम बात करते हैं किसकी, तो आफ्टर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इज अ ड्यूटी टू सिटीजन टू कीप अ चेक ऑफ देम। यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की, जो भी इलेक्टेड हमारे द्वारा चुन लिए जाते हैं, तो उसके बाद उनकी ये ड्यूटी हो जाती है, उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि जो भी पीपल्स जिन्होंने उन्हें चुना है, तो उनके द्वारा ये इंश्योर करें कि वो जो भी काम कर रहे हैं तो वो उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, एक उनके इंटरेस्ट में और उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कानून को समझने की कोशिश की, जिसमें ये हमने समझा कि जो अनपॉपुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने ये समझा कि जो न्यू कानून होते हैं, यानी कि जो नया कानून है वो किस तरीके से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, यानी कि किस तरीके से देश में लागू किए जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा, एक छोटे से हिस्टोरिकल एक्सीडेंट देखा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश कानून थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे वो इंडियन पीपल के साथ। फिर हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से देश में कानून बनाए जाते हैं, और ये भी डिस्कस किया कि क्या कानून सब पे किस तरीके से अप्लाई होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा 8th क्लास का जो 4th चैप्टर है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।